नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समय चक्र, एक साप्ताहिक वीडियो। अगर आप इसे लगातार 3 माह फॉलो कर लेते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, आपका करंट अफेयर्स का सारा डर खत्म कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने इस सप्ताह की पहली सुर्खी की तरफ। पहली सुर्खी है, निम्नलिखित में से किस सेलिब्रिटी को भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। ये याद रखने वाली बात है। दीपिका पादुकोण ने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2015 में द लाइव लाफ लव फाउंडेशन की स्थापना की। साथ ही साथ ये स्कूलों के लिए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम भी चलाती हैं, जिससे बच्चों की मानसिक स्थिति को सुधारा जा सके। वहीं हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं श्री जयप्रकाश नड्डा। अगला क्वेश्चन है, समर्थ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, इसका क्रियान्वयन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी CDOT कर रहा है। दूसरा है, इस कार्यक्रम के तहत कुल 18 स्टार्टअप्स को अनुदान दिया गया है। तीसरा है, समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम दूरसंचार अनुप्रयोगों, साइबर सुरक्षा, 6G और 5G प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, IoT और क्वांटम प्रौद्योगिकी से काम करने वाले स्टार्टअप और इनोवेटर्स को समग्र समर्थन प्रदान करता है। और चौथा है, इसे भारत सरकार द्वारा 2020 में शुरू किया गया। तो इसका चौथा तो बिल्कुल गलत है। तो चौथा गलत है, तो पहला, दूसरा और चौथा तो वैसे ही निकल जाते हैं। बचता है एक, ऑप्शन सी। पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। समर्थ प्रोग्राम CDOT द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। टेलीमेटिक्स विकास केंद्र CDOT भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम 29 मार्च 2025 को शुरू किया गया था। वहीं बात करें समर्थ प्रोग्राम और समर्थ स्कीम, तो ये दोनों अलग अलग हैं। जहां समर्थ प्रोग्राम CDOT द्वारा संचालित किया जाता है, वहीं समर्थ स्कीम 29 जुलाई 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी वस्त्र उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य वस्त्र निर्माण की क्षमता को बढ़ाना था। अगला क्वेश्चन रहेगा, UN ट्रूप कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली में UN ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य UN शांति मिशनों को अधिक प्रभावी, सुरक्षित एवं समय अनुकूल बनाना है। वहीं बात करें भारत की, तो भारत अब तक 3 लाख से ज़्यादा सैनिक UN के पीस कीपिंग मिशन में भेज चुका है। भारत के मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में भारतीय सेना द्वारा इसे आयोजित किया गया था। इसमें सैनिक भेजने वाले 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य नेता और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी शामिल होते हैं। और इस साल की थीम थी शांति स्थापना के लिए एक नया रास्ता, द वे अहेड फॉर UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है? पहला है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात। दूसरा है BO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी तमिलनाडु। तीसरा है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ओडिशा। और चौथा है ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। बात करें अगर लक्ष्यों की, तो इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक हर साल कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता स्थापित करना है। वहीं बात करें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की, तो भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं, जिसमें यूरेनियम बैरियम एवं क्रिप्टन में टूटता है और एनर्जी उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को परमाणु विखंडन कहते हैं। भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली इकोनॉमी बनने का है। वहीं भारत ने 2030 तक कुल 500 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 300 गीगावाट सौर ऊर्जा का आना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने किस शहर में अपने AI हब 1 गीगावाट हाइपर स्केल गूगल डाटा सेंटर की आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गूगल ने AI हब
1 गीगावाट हाइपर स्केल गूगल डाटा सेंटर की आधारशिला रखी है। इस डाटा सेंटर का उद्देश्य गूगल को भारत में एआई और क्लाउड सर्विस में एक लीप प्रदान करना है। हर्बल औषधि विनियमन पर वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए जकार्ता में 16वीं WHO IRCH वार्षिक बैठक शुरू हुई है। IRCH का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट समिट दी गई हैं और उनका आयोजन स्थल दिया गया है। जैसे WHO IRCH समिट, तो इसका आयोजन इंडिया में नहीं जकार्ता में आयोजित किया गया था। वहीं इसका जो अध्यक्ष था वो भारत था। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 ये न्यू दिल्ली में होता है। और सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम ये ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित की जाती है। वहीं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इंडिया में आयोजित की जाती है। आगे G20 समिट 2025 साउथ अफ्रीका में आयोजित की गई। वहीं 2024 की बात करें तो ये ब्राज़ील में आयोजित की गई थी। वहीं नाटो समिट 2025 नीदरलैंड में आयोजित की गई है। ब्रिक्स समिट 2025 ब्राज़ील में आयोजित की गई है। वहीं बात करें अगर 2026 ब्रिक्स समिट की तो वो इंडिया में आयोजित की जाएगी। COP30 ये ब्राज़ील में आयोजित की गई। वहीं SCO मीटिंग चाइना के तिनजियान शहर में आयोजित की गई थी। UN ओशियन कॉन्फ्रेंस फ्रांस में संपन्न हुई है। वहीं बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव विशाखापट्टनम इंडिया में आयोजित की गई थी। APEC एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये साउथ अफ्रीका में इस समिट का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए CDS अनिल चौहान। अगर बात करें CDS की तो भारत के पहले CDS थे शहीद बिपिन रावत। वहीं वर्तमान CDS की बात करें तो वो हैं श्री अनिल चौहान। आगे कुछ इम्पोर्टेंट बुक दी गई हैं और उनके लेखक दिए गए हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। ये लिखी है प्रियंवदा जयकुमार ने। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है और इनको मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। वहीं बात करें अगली पुस्तक डोमिनियन एंड धर्मा, रिफ्रेमिंग कैपिटलिज्म थ्रू कॉन्क्वेस्ट, कंसाइजनेस एंड सिविलाइजेशनल मेमोरी। तो इसका सही तो ये लिखी है विवेक सिंघल ने। वहीं अगली पुस्तक है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। तो ये लिखी है हमारे फॉर्मर CJI DY चंद्रचूड़ ने। और अगली पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये भी है द चोला टाइगर, द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ इन चेन्नई। ये लिखी है अमीश त्रिपाठी ने। अगला क्वेश्चन है, 3 नई डॉक्टर अंबेडकर पीठें कहाँ पर स्थापित की जाएंगी? पहला ऑप्शन है मुंबई यूनिवर्सिटी, दूसरा ऑप्शन है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, तीसरा ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्निकल एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट साइट दी गई हैं और उनकी लोकेशन साथ में दी गई है। तो उसमें सबसे पहली और इम्पोर्टेंट साइट है ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट, जिसकी स्थापना की गई है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और इसी के साथ टाइटेनियम और सुपर एलॉय, हल्के सुपर एलॉय के प्रोडक्शन की यूनिट भी लखनऊ में स्थापित की गई है। बात करें अगर टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग की, तो ये प्लांट जागीरोड असम में स्थापित किया गया है। वहीं अगर बात करें हम SRAM एंड MRAM सेमीकंडक्टर प्लांट, तो ये गंजम ओडिशा में स्थापित किया गया है। फॉक्सकॉन HCl OSAT प्लांट उत्तर प्रदेश के जेबर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत इंडोनेशिया संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C विशाखापट्टनम। आगे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दी गई हैं, जैसे इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। वहीं इंडिया और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति सिलिनेक्स और एक्सरसाइज दोस्ती होते हैं। इंडिया और USA के मध्य वज्र प्रहार, ट्रायम्फ, टाइगर ट्रम्प और मालाबार एक्सरसाइज आयोजित की जाती हैं। वहीं इजिप्ट और इंडिया के मध्य एक्सरसाइज साइक्लोन, डेजर्ट वॉरियर, ब्राइट स्टार और एक्सरसाइज मिलान आयोजित की जाती हैं। वहीं इंडिया और UAE के मध्य
अभ्यास डेजर्ट नाइट, अभ्यास डेजर्ट फ्लैग, डेजर्ट ईगल, जायद तलवार और अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किए जाते हैं। अगर बात करें एक्सरसाइज सिम्बैक्स, तो एक्सरसाइज सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित किया जाता है। वहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अयुत्या। ये भारत की नेवी और रॉयल थाई नेवी के मध्य पहला सत्र हाल ही में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य किसकी पहल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य, वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन पहल की शुरुआत की गई है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव दिए गए हैं भारत सरकार के, जैसे राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन और दलहन में आत्मनिर्भर मिशन। तो इसका उद्देश्य 2031 तक दालों में आत्मनिर्भर बनना है। और प्रमुख दालें जिन पर भारत सरकार केंद्रित करेगी अपना फोकस, वो होंगी तूर यानी अरहर, उड़द और मसूर। बात करें अटल टिंकरिंग लैब की, तो 400 करोड़ रुपए में अगले 4 साल में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। पहली अटल टिंकरिंग लैब सलवान नई दिल्ली के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में आयोजित या बनाई गई थी, जो कि 2017 में बनाई गई थी। राष्ट्रीय गहरे पानी अन्वेषण मिशन ये अगस्त 2025 में आयोजित किया गया था, या 2025 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र यानी EEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र में समुद्र तल के नीचे तेल और गैस भंडारों की खोज और दोहन करना है। वहीं बात करें भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, तो इसकी शुरुआत फरवरी 2025 में की गई थी और इसका उद्देश्य स्कूलों और विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए भारतीय भाषाओं में जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली में डिजिटल भाषा के रूप में या डिजिटल प्रारूप में टेक्स्ट बुक व अध्ययन सामग्री को उपलब्ध कराना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसे आपको याद करके रखना ही रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को 2025 से 28 के कार्यकाल के लिए एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन UNGGIMP AP की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया। UNGGIM AP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। आगे कुछ भारत की अध्यक्षता वाले संगठन दिए गए हैं, जैसे एशियाई उत्पादकता संगठन APO। इसकी अध्यक्षता भारत को 2025 से 2026 के लिए मिली है और इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS की, तो इसकी अध्यक्षता भारत को 2025 से 2028 तक मिली है और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की, तो अक्टूबर 2025 में भारत ने इसकी अध्यक्षता की है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम इंडिया में है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहायता संगठन IALA की, तो इसकी अध्यक्षता भारत ने दिसंबर 2025 में की है और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में है। वहीं IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन SSC IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन की अध्यक्षता भारत को 2025 से 2029 तक मिली है। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। वहीं बात करें अगर बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन BIMSTEC की, तो इसका मुख्यालय ढाका में है और ये 2025 में आयोजित की गई थी मालदीव में। इसका अध्यक्ष भारत था। अगला क्वेश्चन है, प्रति बूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप PDMC स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना, पहला सही है। दूसरा है जल उपभोग दक्षता बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही ये भी। और तीसरा है यह योजना 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना PMKSY के एक घटक के रूप में शुरू की गई थी, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। आगे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है, जैसे झारखंड में भारत की पहली खनन पर्यटन योजना लॉन्च की गई। वहीं CETA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट समझौता इंडिया एवं UK के मध्य संपन्न हुआ है। रामसर कॉन्वेंशन पर COP15 बैठक जिम्बाब्वे में संपन्न हुई है और 7 अगस्त को MS स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस घोषित किया गया है, सतत कृषि दिवस। वहीं इसरो ने होप मिशन लद्दाख में लॉन्च किया है।
होप मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह, चंद्रमा और पृथ्वी की निचली कक्षा के लिए मानव युक्त मिशनों की तैयारी करना है। होप का फुल फॉर्म है ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में होने वाले 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन से खेल पहली बार शामिल किए जाएंगे? पहला ऑप्शन है साइकिलिंग, दूसरा ऑप्शन है कैनोइंग एंड कयाकिंग, तीसरा ऑप्शन है वॉलीबॉल और चौथा ऑप्शन है ऊपर के सभी। तो इसका सही आंसर है ऊपर के सभी। राजस्थान में होने वाले 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कुल मिलाकर 4 गेमों को पहली बार शामिल किया जाएगा। खो खो, कैनोइंग एंड कयाकिंग, वॉलीबॉल और साइकिलिंग। कैनोइंग एंड कयाकिंग पानी में एक छोटी नाव की रेस है जिनका अंतर सिर्फ पैडल का है। कैनोइंग में सिंगल पैडल होता है, वहीं कयाकिंग में डबल पैडल होता है। 2024 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स नॉर्थ ईस्ट में आयोजित किए गए थे और 2024 का विजेता था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तो 2025 के बिहार में किए गए और उसका विजेता था महाराष्ट्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश अपनी 17वीं मैत्री वर्षगांठ मना रहे हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिया एंड मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। वहीं भारत और मंगोलिया के मध्य एक नॉर्डिक एलिफेंट नाम का एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। साथ ही हाल ही में भारत ने मंगोलिया के साथ मंगोलिया की सीमा सुरक्षा बल को प्रशिक्षण देने का एग्रीमेंट भी किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेनले द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 85। अगर बात करें हम इस लिस्ट के टॉपर की तो इस लिस्ट में टॉप क्या है सिंगापुर में, और यूएस, याद रखने वाली बात है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएस पहली बार टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गया है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स दिए गए हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है एसडीजी। इसमें भारत की रैंक है 99। भारत पहली बार 100 के नीचे एसडीजी इंडेक्स में आया है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हंगर इंडेक्स। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। अगर बात करें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की तो इसमें भारत की रैंक है 96। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का मतलब है कि किस देश के लोग करप्शन के साथ में जीना सीख गए हैं। वहीं अगला इंडेक्स है हैप्पीनेस इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक है 118 और जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 131। कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 41 और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 151। पीस इंडेक्स में भारत की रैंक है 115 और एचडीआई मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, इसमें भारत की रैंक है 130। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसडीजी, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स और हमारा जेंडर गैप इंडेक्स और साथ में हमारा आता है ये एचडीआई इंडेक्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हें याद करके ही रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य और कहां पर पहली संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक संपन्न हुई है? पहला ऑप्शन है जिबूती, जिबूती सिटी में। दूसरा है सोमालिया, मोगाडिशु में। तीसरा है इरिट्रिया, अस्मारा में। और चौथा है इथोपिया, नई दिल्ली में। तो इसका सही आंसर होगा इथोपिया, नई दिल्ली में। चलते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज दिए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस, ये मनाया जाता है हमारा 22 फरवरी को। और बात करें विश्व हिंदी दिवस की तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगर बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस की तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को साथ ही जैवलिन डे और सतत कृषि विकास दिवस भी मनाया जाता है। आगे है मानव अधिकार दिवस, मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व बैटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन ईरान के रामसर में पहला बैटलैंड कन्वेंशन हुआ था और भारत में कुल मिलाकर अब तक 93 बैटलैंड साइट हो चुकी हैं, जिनमें 2 नवीनतम साइट हैं गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। ये दोनों की दोनों बिहार में स्थित हैं। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत द्वारा विकसित की गई पहली स्वदेशी रूप से खोजी गई एंटीबायोटिक दवा नेफिथ्रोमाइसिन किस प्रकार के संक्रमण के उपचार से विशेष रूप में प्रभावी पाई गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के संक्रमण से। यह दवा एंटीबायोटिक प्रतिरोधी श्वसन संक्रमणों के विरुद्ध प्रभावी है और विशेष रूप से कैंसर रोगियों तथा अनियंत्रित मधुमेह पुअरली कंट्रोल डायबिटीज वाले रोगियों के लिए उपयोगी है। इस एंटीबायोटिक को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और साथ में एक निजी फार्मा कंपनी है जिसका नाम है वॉकहार्ट, इनके सहयोग से इसे विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार के साथ मिलकर SITAA सीता योजना की शुरुआत की है। सीता का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। जब भी अगर UIDAI की बात आती है तो वो ज़्यादातर आइडेंटिफिकेशन से कार्य करता है, ID से काम करता है, और आधार कार्ड भी एक हमारी ID है। तो ID से मिलता जुलता एक ही हमारा ऑप्शन है, स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। आगे कुछ इनिशिएटिव दिए गए हैं जो कि भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए हैं, जिसमें है IDEX इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस में 2021 में इसे शुरू किया गया था और इसे 2025 में 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसका उद्देश्य है रक्षा स्टार्टअप और MSME को स्वदेशी नवाचार और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 1.5 करोड़ तक का अनुदान दिया जाना। वहीं एकलव्य पोर्टल की बात करें तो इसे 29 नवंबर 2024 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य भारतीय सेना के अधिकारियों के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण मंच उपलब्ध कराना है। वहीं बात करें रुद्र ऑल आर्म्स ब्रिगेड की तो इसे 26 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया था और ये एकीकृत युद्ध क्षमता, बेहतर समन्वय एवं सीमावर्ती क्षेत्रों पर निगरानी रखना इसका उद्देश्य है। वहीं बात करें संभव की तो इसकी फुल फॉर्म है सिक्योर आर्म मोबाइल भारत वर्जन और इसे शुरू किया गया था जनवरी 2024 में। इसका उद्देश्य है सुरक्षित संचार, आत्मनिर्भरता और 5G तकनीक का इस्तेमाल करना। तो ये चारों की चारों इम्पोर्टेंट हैं, जिसका किसी न किसी परीक्षा में चारों में से कम एक पूछे जाने के बहुत हद तक चांस हैं। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु किस मंत्रालय को हाल ही में आदि कर्मयोगी अभियान राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जन मन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था। बात करें अगर इनके मिनिस्टर की या इनका कार्यभार किसके पास है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं अन्नपूर्णा देवी। वहीं बात करें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तो इसके जोअल ओ राम हैं और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के शिवराज सिंह चौहान हैं जो कृषि मंत्री भी हैं। वहीं बात करें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट तो इसके मिनिस्टर हैं वीरेंद्र कुमार। आगे है अम्ब्रेला प्रोग्राम, सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 इस योजना का दूसरा नाम है। इसमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना को एक ही बैनर के नीचे लाया गया। अम्ब्रेला का उद्देश्य किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण पर फोकस करना है। वहीं बात करें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना तो ये योजना बिहार की प्रमुख योजना है, बहुचर्चित योजना है, जिसका शुभारंभ 26 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया। इसमें महिलाओं को खुद का स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10-10 हज़ार रुपये की राशि आवंटित की जाएगी। आगे कुछ वन लाइनर फैक्ट दिए गए हैं जो हैं, स्मृति मंदाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 80 रन बनाए और उन्होंने 5000 ODI रन पूरे कर लिए। वहीं बात करें 13 अक्टूबर को तो 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया और IUCN ने वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट भी इसी सप्ताह में जारी की। वहीं बात करें नासा तो नासा का पंच मिशन सौर वायु और सौर के बाहरी वायुमंडल का अध्ययन कर अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी में मदद करता है।
तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और किस्मत से लड़ते रहिए जब तक आप अपनी मनचाही पोस्ट ना पालें। अब चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।